So in this second वीडियो ऑफ दिस मॉड्यूल ऑन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हम लोग बात करने वाले हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. नेचर एंड स्कोप, देयर आर टू टर्म्स. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड व्हाट आर इट्स स्कोप. इसका डोमेन का स्कोप क्या है, इसके स्कोप में क्या क्या आएगा, किन किन बातों की स्टडीज़ आएगी, किन किन बातों का एनालिसिस आएगा, एंड इसका नेचर क्या है, इस डिसिप्लिन का नेचर क्या है एज अ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. ये अपने आप में एक पूरा का पूरा डिसिप्लिन ही है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, या फिर इसका नेचर ऐसा है कि ये सब डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस है. तो जस्ट आपको ऐसे ही 2-4 क्वेश्चंस को, देयर आर 3-4 क्वेश्चंस विच यू हैव टू आंसर इन नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. सो लेट्स मूव ऑन. सो ये हम देख चुके हैं. तो व्हेन इट कम्स टू नेचर ऑफ व्हाट, नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. सो नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज, यू हैव टू थिंक कि इसका नेचर क्या है. It has own subject matter, yes, because in comparative politics we have distinct kind of subject matter जो सिर्फ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ही पढ़ना होता है. जैसे कि कंपैरिजन करेंगे दो देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को, और द कंपैरिजन बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द टू नेशंस और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द टू नेशंस. तो दिस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस डिसिप्लिन, राइट. इट हैज़ इट्स ऑन वोकैबुलरी. तो आप कह सकते हो कि इसके नेचर में क्या है, इसका अपना सब्जेक्ट मैटर है, इसकी अपनी वोकैब है, ठीक है. इसके अपने डिस्टिंक्ट, जब आप पढ़ोगे किताब को तो आपको लगेगा कि इसकी अपनी तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ वोकैब है. जस्ट लाइक फिलॉसफी पढ़ते हैं, जस्ट लाइक साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ वोकैब है, इसकी अपनी जो है एक लैंग्वेज निकल के आई है. एंड थर्ड वन थिंग इज, इसके नेचर में एक चीज़ और है कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है. Comparative politics gives us a different kind of political perspective. So it has 3 very basic things. Now the question is कि comparison in political science is not a new thing, ठीक है. It's not a new thing that this is happening just in political science, कि political science में हो रहा है. This has used in various disciplines even before that in some discipline like psychology, economics, sociology. तो पॉलिटिकल साइंस में भी डिफरेंट काइंड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का निकल के आना कोई नई बात नहीं है. ये सोशल साइंस के, ह्यूमैनिटीज़ के जो भी सब्जेक्ट हैं उनमें ये पहले से ही देखा जा चुका है. तो नेचर, इसके 3 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं. यू हैव टू फोकस कि इसका अपना सब्जेक्ट मैटर है, इसकी अपनी वोकैबुलरी है, इसका अपना पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है. लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि क्या इन्हीं 3 चीज़ों के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये एक डिस्टिंक्टिव फील्ड है. इज़ दिस अ डिस्टिंक्टिव फील्ड. इसका ये अपने आप में, दिस इज़ फील्ड इन इटसेल्फ, दिस इज़ सब्जेक्ट इन इटसेल्फ, or this is a sub-discipline within the domain of political science, or this is a distinct field or a sub-discipline within the domain of political science. So ये question का answer also comes under the nature of comparative politics. So one कैन से, एक आदमी कह सकता है कि भाई हम मानेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक डिस्टिंक्ट है. क्यों? क्योंकि इसके पास अपना सब्जेक्ट मैटर है, इसके पास अपनी वोकैबुलरी है, इसके पास अपना पर्सपेक्टिव है. लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, ये एक सब डिसिप्लिन है पॉलिटिकल साइंस का. दिस इज़ अ सब डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस. वाई? बिकॉज इट शेयर्स सब्जेक्ट मैटर एंड कंसर्न्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस. दिस इज नथिंग न्यू कि जो हमने पहले पढ़ा ना रखा हो. हमने तो पढ़ रखा था ना. इफ़ वी आर रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए सेपरेटली, बोथ कम्स अंडर द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस. सो व्हाट इज न्यू थिंग्स? Yes, of course there are so many new things, but actually it shares border with, it comes under the discipline of political science because it concerns of political science. No, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? इट शेयर्स कंसर्न्स विद पॉलिटिकल साइंस, इट शेयर्स सब्जेक्ट मैटर. देयर आर एक्चुअली
पढ़ते क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, हम एनजीओज़ के बारे में पढ़ेंगे, वी विल टॉक अबाउट प्रेशर ग्रुप्स, वी विल टॉक अबाउट इंस्टीट्यूशंस, वी विल टॉक अबाउट political recruitment, political modernization, political socialization, political this, political that. So this all comes under the domain of political science. So this is actually a sub-discipline of what? Political science. That is why this comes under as a branch or as a book within a political science, not a discipline in itself. So now the second one is we have to move on scope of this comparative politics. What is scope of this? Scope क्या है? What kind of things? Just merely collecting information about India and Sri Lanka and Bhutan and Pakistan is just comes under comparative politics. Merely reading about India and China is comparative politics. So the answer is no. Comparative politics is when systematic, first one thing is systematic and conscious use of comparisons. So systematic and conscious use of comparisons होगा for what? For identifying, for explaining and for analyzing difference or similarities. So I'm again repeating, इसका scope, the scope of this discipline is not just merely collecting information about the random nations. It means systematic and conscious use of comparisons for identifying, explaining or analyzing differences or similarities across the nations, across the institutions, across the pressure groups, across the documents, various documents like constitution itself is a document, various laws, various kind of things like political socializations, like modernity, like behavioralism, like so many things which comes under the what called political science. So any kind of comparisons like or effect. But when it is systematic, then its scope can be broadened. Now, so one thing is कि इसके scope में just is about government. So there is two terms. One is comparative politics और the second one is comparative government. So क्या comparative politics का scope इतना है कि सिर्फ ये government के बारे में पढ़ेगी और इसका scope ये है कि ये कंपरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेगी. तो एक्चुअली यहाँ पे आपको जानना है द थिंग इज कंपरेटिव पॉलिटिक्स वर्ड इज़ मच मोर ब्रॉडर. सो कंपरेटिव पॉलिटिक्स वर्ड इज़ मच मोर ब्रॉडर. वाई? बिकॉज इट कंटेन्स बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट बोथ द थिंग्स. बट कंपरेटिव गवर्नमेंट इज़ जस्ट कंसर्न अबाउट गवर्नमेंट थिंग्स, the model of governments, the unitary features of the presidential form of government, which kind of government, no? So just government, ठीक है. But when it comes to comparative politics, it encompasses so many things, even non-government things like NGOs, pressure groups, and so many stakeholders of civil society, all these things. So example like political socializations, interest groups, modernization. So comparative politics is a much more broader term, and especially after Second World War. तो इसमें आप you can add on, ठीक है, one more points or 2 3 4 points we will see in the passage of times कि after Second World War the scope of it was much more widened. We studies ethnic classes, we started about cultural exchanges, we read about indigenous peoples, we read so many new kind of movements, forward movements like people with different caste, color, creed, their movements, their interests. So it all encompasses with comparative politics, and even trade relations comes into this in nowadays, and various kind of ideologies, their relations. So comparative politics is its scope is much more wider.